नमस्कार बच्चों, लेसन 3 उसमें सेशन 3 हमारा। अब यहाँ पर हमें लास्ट बात पर चर्चा हुई थी कि मांग के नियम की समझ हमें यहाँ पर प्राप्त करनी है। अब मांग का नियम जो हमने लास्ट सेशन में सीखा, अब वो तो भी फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो आपको समझाना है वो नियम के अनुसार ही है कि मांग का नियम ऐसा कहता है। और मांग का नियम कौन से अर्थशास्त्री ने दिया है? प्रोफेसर मार्शल। उन्होंने कहा है कि यदि अन्य परिबल स्थिर रहे और वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग में विस्तार होता है, जबकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में संकुचन होता है। ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपके स्क्रीन पर एक बॉक्स बनाया हुआ है, अनुसूची बनाई हुई है, जिसके बारे में ये समझने के लिए ये ज़रूरी है। अब आज हम यहाँ पर मांग की अनुसूची के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मांग की अनुसूची की परिभाषा भी यहाँ पर आपको दी हुई है कि मांग की अनुसूची क्या कहती है। कोई एक ग्राहक निश्चित समय में अलग अलग कीमत पर वस्तु कितनी इकाई खरीदने की तैयारी दर्शाता है, उसे मांग की अनुसूची कहते हैं। मांग की अनुसूची क्या कह रहे? कोई एक ग्राहक निश्चित समय में अलग अलग कीमत पर वस्तु की कितनी इकाई खरीदने की तैयारी दर्शाता है। देखो, परिभाषा इसके साथ जुड़ी हुई है कि हमने समझा है कि निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर जो व्यक्ति वस्तु, इच्छा शक्ति या खरीदने की तैयारी दर्शाता हो उसे मांग कहते हैं। और व्यक्ति यहाँ पर एक दूध के बारे में चर्चा करी है, चार्ट के साथ दिया हुआ है कि कोई एक ग्राहक निश्चित समय, देखो पहले परिबल में आया 5 तत्व आपको समझाए थे मैंने, उसमें पहला आया समय में अलग अलग कीमत, दूसरा आया वस्तु की कितनी इकाई, तीसरा आया खरीदना यानी चौथा, और तैयारी यानी पांचवा। पांचों 5 तत्व परिभाषा के यहाँ के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे मांग की अनुसूची कही जाती है। अब दूध की कीमत और दूध की मांग देखो लीटर में दी हुई है। पहले खाने में दूध की कीमत दी हुई है, देखो उसमें 50, 40, 30, 20 और 10 दिए हुए हैं। सामने वही कीमत पर व्यक्ति कितना दूध खरीदता है, समझना, 1, 2, 3, 4 और 5। इन आंकड़े ऊपर चढ़ना और उतरना ऐसे दिए हुए नहीं है, समझने के लिए दिए हुए हैं। देखो पहला कौन सा है? 50। क्या दिया हुआ है? दूध की कीमत क्या है? 50 रुपया। तो 50 रुपया दूध की कीमत है तो व्यक्ति कितना दूध खरीदता है? 1 लीटर। जबकि 40 रुपया है तो कितना खरीदता है? 2। 30 रुपया कीमत है तो व्यक्ति कितना खरीदता है? 3। 20 रुपया कीमत है तो कितना खरीदता है? 4। 10 रुपया कीमत है तो व्यक्ति कितना खरीदता है? 5 लीटर। अब कुछ समझ में आ रहा है कि जो कीमत अधिक है, हमने आपको नियम समझाया था। क्या समझाया था नियम? कि अन्य परिबल स्थिर रहे, वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग में क्या होगा? विस्तार। अब देखो नीचे 10 रुपया दिया हुआ है तो मांग कितनी है? 5, यानी 10 रुपया कीमत है, व्यक्ति 5 लीटर दूध खरीदता है। पर वही कीमत देखो 50 रुपये है तो व्यक्ति ने कितना खरीदा? 1 लीटर। समझ में आ रहा है कि व्यक्ति की आय पर ही निश्चित है। जो व्यक्ति की आय अधिक होगी तो व्यक्ति अधिक मांग करेगा, व्यक्ति की आय कम होगी तो क्या करेगा? व्यक्ति वस्तु कम खरीदेगा। वही यहाँ पर साबित करता है और दोनों के बीच में व्यस्त संबंध दर्शाता है कि कीमत अधिक तो मांग कम, कीमत कम तो मांग अधिक। 50 रुपया कीमत कितनी है? अधिक, तो व्यक्ति ने मांग करी कितनी? 1 लीटर। 40 रुपया कीमत है तो कितनी करी? 2 लीटर। 30 रुपया कीमत है तो कितनी करी? 3 लीटर। 20 रुपया है तो 4 लीटर। 10 रुपया है तो
5 लीटर। समझ में आ गया कि जब कीमत कम है तो व्यक्ति मांग अधिक करता है। यहाँ पर नियम के साथ उसकी अनुसूची दी हुई है। अब वही आंकड़े हमें आलेख में समझाना है। वही आंकड़े हमें आलेख में समझाना है। आपकी स्क्रीन पर भी आलेख दर्शाया हुआ है, देखो बना के रेडी है, पर उसकी अनुसूची भी नीचे लिखी हुई है। उसकी अनुसूची भी लिखी है कि कैसे लिखना है आपको। अब सीधा ही मैं समझा दूँ कि OX बनाना है, OY करना है, कि कीमत दर्शानी है, तो आप कैसे दर्शाओगे? तो ये शक्य नहीं। हाँ, तुम पहले लेसन में आलेख सीख चुके हो, तो कैसे दर्शाना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पर देखो नीचे मैंने आलेख बनाते समय ध्यान में रखने वाली बातें भी पॉइंट लिखे हुए हैं कि छोटी और बड़ी संख्या को ध्यान में रखना है हमें। जो 10 है यहाँ पर छोटी कीमत और बड़ी कीमत को ध्यान में रखना है। आलेख में हमें OX और OY तैयार करना है, उस पर अंक दर्शाना है। अब वही हमें आगे के पेज पर आलेख पे दर्शाया है। यहाँ से O और X दर्शाया है हमने, यहाँ पर OY दर्शाया है हमने, और जहाँ पर कितना लीटर दूध है जो नीचे दर्शाया है, दूध की कीमत हमने नीचे दर्शाई है, कीमत इस साइड दर्शाई, उसको OY पर दर्शाया है। अब एक कागज पे आपको आलेख बनाते मैं समझाती हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर एक दिख रहा है, जहाँ पर सीधा मैंने OX देते हैं। अब OX पर हम दूध कितने लीटर है वो भी दर्शाएंगे, 1 2 3 4। आपको दोनों तरफ माप समान लेना है, बराबर है, जो आपके आलेख में भी होता है। यहाँ पर हम कितनी कीमत है वो दर्शाते हैं, 10 20 30 40 और 50। यहाँ पर हमें लीटर लिखना है, यहाँ पर आपको कीमत लिखनी है, बराबर। अब हमें आपको अनुसूची दर्शाई है, वहाँ पर 50 रुपया लीटर दूध है, तो कितना लीटर व्यक्ति खरीदता है, तो 1 लीटर। तो वहाँ पर हमें डॉट कर देना है। जब 40 रुपया हो तो कितना खरीदता है, 2 लीटर। फिर 30 रुपया है तो 3, 20 रुपया है तो 4 लीटर, और फिर 10 रुपया है तो कितना खरीदता है, 5। अब ऐसे डॉट करके आपकी स्केल की मदद से आपको ऐसी रेखा जोड़ देनी है, और वो रेखाओं को नाम दे देना है, A B C D और E। अब हमें वही आलेख में दर्शाना है। आलेख समझ में आ गया कैसे करा, OX OY। यहाँ पर हमें लीटर की संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 और 5। इसको कौन सी रेखा कहा जाता है, मांग रेखा, बराबर। देखो रेखा हमारी कहाँ से आती है, जोड़ने वाली रेखा को DD मांग रेखा कहते हैं, इसको DD मांग रेखा कहते हैं। अब वो बाईं ओर से दाईं की, ऊपर से देखो यहाँ से वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी DD मांग रेखा कैसी है, ऋण ढाल वाली, ऊपर से नीचे तरफ आना। समझ में आ गया। अब उसकी समझूती लिखनी है। OX अक्ष पर क्या दर्शाना है हमें, वहाँ पर दूध की कीमत। तो पहला सेंटेंस क्या बनेगा, पहला सेंटेंस क्या बनेगा कि OX पर दूध की मांग दर्शाई है, OY अक्ष पर दूध की कीमत दर्शाई है। फिर हमने अनुसूची बनाई थी, एक ऊपर से नीचे की तरफ सब डॉट बनाए, और उस पर क्या लिखना है, A B C D और E। अब उसको क्या लिखना था, मांग रेखा, और उसको कौन सी रेखा बनेगी, DD रेखा, जो नीचे दर्शाई हुए सेंटेंस में। अनुसूची के आधार पर A B C D E बिंदु प्राप्त होते हैं, वो अलग अलग कीमत पर अलग अलग दूध की मांग दर्शाई है। जब
50 रुपया था तो व्यक्ति ने दूध 1 लीटर खरीदा, 40 रुपया था तो व्यक्ति ने 2 लीटर खरीदा, 30 रुपया था तो व्यक्ति ने 3 लीटर खरीदा, 20 था तो 4, 10 था तो 5 लीटर। ये आपका आलेख है। अब ABCD हमने नाम दे दिया, उसको DD मांग रेखा कहते हैं। यह रेखा ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उसे बाईं ओर से दाईं के रूप में नीचे की ओर गति करता है। और वो जोड़ने वाली रेखा कौन सी है? DD मांग रेखा। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक परीक्षा में आएगा। और ये मांग रेखा कैसी होगी? मांग रेखा ऋण ढाल वाली होगी। ये समझ जाना, भूलना मत। परीक्षा में MCQ में ये प्रश्न आता है कि मांग रेखा का ढाल कैसा है, तो कैसा आएगा? ऋण ढाल वाला। और दूसरा एक क्वेश्चन इसके साथ आपको समझना है कि मांग रेखा की यानी मांग की सारणी के सभी पद वैकल्पिक होते हैं। वैकल्पिक यानी अलग अलग होते, यानी वस्तु की अलग अलग कीमत दर्शाने वाली सारणी को मांग कहते हैं। देखो यहाँ पर हर एक कीमत अलग अलग है, सब जगह अलग अलग, 50, 40, 30, 20 सब अलग अलग, तो वो सब सारणी में दर्शाया। पर कोई एक कीमत की सापेक्ष मांग अस्तित्व में आती है, उसी समय शेष कीमत और मांग अस्तित्व में नहीं रहती, अर्थात उसका निवारण हो जाता है। अब 10 के बाद यहाँ पर 5 कर दो या 0 कर दो तो क्या आ जाएगा? दोनों तरफ 0, यानी उसका निवारण हो जाता है। या किसी एक विकल्प के अस्तित्व में आ जाने के बाद अन्य विकल्प निरर्थक हो जाते हैं, यहाँ पर 0 हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मांग की सारणी के सभी पद वैकल्पिक होते हैं। यह भी एक MCQ प्रश्न है, ध्यान रखना। मांग की सारणी के सभी पद वैकल्पिक होते हैं। अब हम आगे मांग के नियम से सिद्ध करने वाले तत्व, यानी मांग रेखा का ढाल ऋणात्मक है। मांग रेखा पर आई हुई किन्हीं दो बिंदु के बीच की कीमत हमेशा ऋणात्मक होती है, इसीलिए मांग रेखा का ऋणात्मक होता है। और जो बाईं ओर को दाहिनी ओर नीचे की तरफ झुका रहता है। ये सब पूरा पैराग्राफ परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस है। अब हम आगे उसका विश्लेषण समझा दिया। अब हम आगे पढ़ रहे हैं उसके वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच संबंध। दो कारण से समझ में आ जा सकता है। अब दो असर दर्शाई हुई है, एक तो आय असर और स्थानांतरण असर। वो कैसे निश्चित होती है वो समझने वाली बात है। आपने आलेख ऊपर समझा है, उसके साथ जुड़ा है कि ग्राहक की मुद्रा की आय स्थिर। हमने आगे धारणा समझी, 5 धारणाएं थी कि ग्राहक की रुचि और पसंद की सीखा, ग्राहक की आय स्थिर है और स्थानांतरण वस्तु और पूरक वस्तु की कीमत स्थिर। ये दोनों पॉइंट आपको समझा दिए हैं। आय की असर, तो पहला पॉइंट, आय की असर क्या है? अब आप लोग सब जानते हो आय की असर। जो व्यक्ति की आय अधिक होगी तो व्यक्ति क्या करेगा? मांग अधिक करेगा। पर यहाँ से स्थिर कर दे, यानी उल्टा भी जाहिर हो सकता है। वो कैसे? समझो, जो वस्तु की कीमत कम हो गई, व्यक्ति की आय स्थिर है, 5,000 ही है, पर जो वस्तु की कीमत कम हो गई तो भी व्यक्ति वस्तु अधिक खरीदने वाला है। ये यही समझना है कि ग्राहक की मुद्रा की आय स्थिर हो और वस्तु की कीमत कमी हो तो ग्राहक खरीदने की बढ़ोतरी होती है, जिससे ग्राहक की वास्तविक आय बढ़ती है। वस्तु या सेवा के संदर्भ में वस्तु में होने वाली आय को वास्तविक आय कहते हैं। टेक्स्ट बुक में ये सेंटेंस दिया है, वहां पर अंडरलाइन कर देना आप कि वस्तु या सेवा के संदर्भ में वस्तु में होने वाली आय को वास्तविक आय कहते हैं। उदाहरण के रूप में, ग्राहक दूध की खरीदी के लिए 50 रुपया खर्च करने के लिए तैयार होता है, तो दूध कितना मिलता है? प्रति लीटर 50, तो ग्राहक को मात्र 1 लीटर दूध खरीद पाता है। यदि दूध की प्रति लीटर कीमत घटकर 10 हो गई तो व्यक्ति ने कितना लीटर दूध खरीदा? 5 लीटर, तो दूध की खरीदी कर सकता है। इसी प्रकार कीमत घटने पर ग्राहक की खरीद शक्ति में बढ़ोतरी होती है, जिसे मांग बढ़ती है, जिसे आय असर भी कहते हैं। केवल हल्के प्रकार की वस्तु के हल्के प्रकार की, यानी वजन में हल्की नहीं, ध्यान रखना,
वो आगे आपको इसके अपवाद आएंगे उसमें समझाएंगे। किस संदर्भ में आय असर नकारात्मक होती है? हल्के किस्म का अनाज इसकी कीमत घटने से बावजूद उसकी मांग में कमी होती नहीं है। अब स्थानांतरण असर दूसरा हमारा है स्थानांतरण असर, यानी एक जैसी वस्तु दूसरी करना, अथवा टीवी का उदाहरण दिया था, चाय कॉफ़ी का उदाहरण दिया था। तीसरा उदाहरण आपको गुड़ और शक्कर का देते हैं। कई बार गुड़ वाली चाय पीते हो ना तुम सब, और शक्कर वाली भी चाय पीते हो। जो गुड़ की कीमत अधिक हो जाए तो व्यक्ति, जिन लोगों को गुड़ वाली चाय अच्छी लगती है तो वो क्या करेगा, तो गुड़ की कीमत बढ़ जाएगी, पर वो शक्कर वाली चाय पिएगा। पर शक्कर के भाव बढ़ जाएंगे तो व्यक्ति गुड़ वाली चाय पिएगा। अर्थात दोनों समान है। उसमें मिलने वाला तुष्टिगुण कैसा है? वो मीठा लगने वाला तुष्टिगुण है। अब स्थानांतरण में किसी एक मूल वस्तु की कीमत में कमी हो तो उसकी स्थानांतरण वस्तु की तुलना में यह वस्तु सस्ती लगती है। इसीलिए ग्राहक स्थानांतरण वस्तु की मांग कम करने की मूल वस्तु की मांग बढ़ती है, और जिसे स्थानांतरण असर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप फॉर्मल पैंट और जीन्स पैंट। अब यहाँ पे एक नया उदाहरण आपको दे रहे। फॉर्मल पैंट, अभी जीन्स की फैशन अधिक है, फॉर्मल पैंट पहनते नहीं है। पर अब वही फॉर्मल पैंट की कीमत कम हो जाए और जीन्स की पैंट की कीमत अधिक हो जाए तो व्यक्ति जीन्स पैंट छोड़ देगा पहनना और फॉर्मल पैंट पहनना चालू कर देगा। यदि साधारण पैंट की कीमत घटे और उसके स्थानांतरण जीन्स पैंट की कीमत स्थिर रहे तो ग्राहक को दोनों पैंट की कीमत की तुलना करने पे साधारण पैंट सस्ती लगेगी, और जिसमें साधारण पैंट की मांग बढ़ाकर जीन्स पैंट की मांग में कमी हो जाएगी। अब हम आगे पढ़ना है मांग के अपवाद। अपवाद यानी कि मांग के नियम की धारणा परिपूर्ण होने के बावजूद कई विषय अपवाद देखने को मिलता है, जिसके विरुद्ध दिशा में परिवर्तन होता है। अर्थात वस्तु की कीमत, आपको परिभाषा स्क्रीन पर है कि वस्तु की कीमत घटने के बाद जो मांग बढ़ने से बदले घटती है, अथवा वस्तु की मांग कीमत बढ़े पर मांग घटने का बजाय बढ़ती है। ऐसे 4 कारण है, अपवाद 4 दिए हुए हैं, जिसमें पहला है प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तु। कहीं लोग प्रतिष्ठा मूल्य यानी कीमती वस्तु, उसका मूल्य बढ़ना। और प्रतिष्ठा मूल्य वस्तु कौन खरीदता है? ऐसे तो सब लोग खरीद सकते हैं, पर कई वस्तु ऐसी होती, सोना चांदी गहने मोबाइल महंगा, ये सब वस्तु महंगी है, पर वो लोग क्या यूज़ करते हैं, जो लोग कि वो पहनने से अधिक, वो उपयोग करने से हम अधिक धनवान दिखे, और उसकी मांग करता है। कई बार समाज में खड़े रहने के लिए वही वस्तु का उपयोग करता है। और इसी प्रकार सोना चांदी गहना महंगी कार महंगे मोबाइल जैसी खूब महंगी और प्रतिष्ठा मूल्य वस्तु के संदर्भ में मांग का नियम सही नहीं होता। हर एक व्यक्ति ये सब सामान खरीद सकता नहीं है। गरीब व्यक्ति, उसकी ज़रूरत नहीं, उसकी कीमत बढ़े या घटे गरीब व्यक्ति को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस प्रकार वस्तु की व्यक्ति की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करता है। अमीर वर्ग के लोग वस्तु की कीमत जितनी ऊंची उतनी ही वस्तु में हुआ प्रतिष्ठा मूल्य अधिक। धनवान व्यक्ति क्या करता है, बाजार में पूछता है उसकी कीमत अधिक, तो उसका मतलब क्या कि वो वस्तु अधिक अच्छी है, और अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए वो वस्तु खरीदता है। और वस्तु की कीमत जितनी अधिक होगी उसकी मांग घटाने के बजाय उसी विपरीत वस्तु की कीमत कम हो तो उसका मूल्य कम है, ऐसा आंका जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा मानकर अमीर लोग ऐसी वस्तु की मांग घटा देने से उसकी मांग का नियम द्वारा समझाया जा सकता नहीं है। अब दूसरा कारण हमारा है अत्यंत सस्ती वस्तु। अब ये प्रश्न ध्यान रखना, अत्यंत सस्ती वस्तु क्या है, उदाहरण के साथ समझाओ। ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि नमक दियासली पिन समाचार पत्र इत्यादि की मांग ग्राहक की आय का बहुत थोड़ा हिस्सा खर्च करता है। अत्यंत सस्ती, ये सब वस्तु कीमती है, जरूरी है, हर एक वस्तु जरूरी है। दियासली, गैस जलाना हो, पाइमस जलाना, तो दियासली की जरूरत, खाना बनाने के लिए नमक की जरूरत पड़ती, पर इसके पीछे जो खर्च करते हैं
वो व्यक्ति की आय में कोई परिवर्तन लाता नहीं है, उसकी आय में कोई कमी होती नहीं है, उसकी कीमत भी कम होती है। इसीलिए ऐसी वस्तु की कीमत में कमी वृद्धि होने के बावजूद ग्राहक के द्वारा वस्तु पर होने वाले कुल खर्च में कोई विशेष परिवर्तन होता नहीं है, जिसके कारण ऐसी वस्तु की मांग ग्राहकों को कोई विशेष असर नहीं होने के कारण यह भी एक अपवाद में गिना जाता है कि टाकनी या स्टेपलर की पिन को भाव घटने पर लोग इस प्रकार की वस्तु की मांग बढ़ाने नहीं अथवा स्थिर रखते हैं। टाकनी माचिस 2 रुपये की आती होगी, बराबर, पर उसकी आय में उसकी कीमत 2 रुपये से 3 रुपया बढ़ेगी, 5, पर व्यक्ति की आय में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब आता है तीसरा पॉइंट, हमारी हल्के प्रकार की वस्तु। अब निम्न गुणवत्ता वस्तु का प्रमाण कैसा, उसमें जो रही हुई गुणवत्ता कम होती है, वस्तु समान है पर उसमें हल्के प्रकार की वस्तु कहा जाता है। और जो धनिक व्यक्ति हो कौन सी अच्छे प्रकार के गेहूं का उपयोग करेंगे, पर गरीब व्यक्ति ज्वार का ऐसी वस्तु का उपयोग करके अपना जीवन चलाते हैं। इसी प्रकार की वस्तु के बारे में सर्वप्रथम यह ध्यान रखना कि हल्के प्रकार की वस्तु का ख्याल कौन से अर्थशास्त्री ने दिया है, तो उसका अर्थ आता है गिफन नामक अर्थशास्त्री ने दिया है। इसीलिए इसे गिफन वस्तु, हल्के प्रकार की वस्तु का दूसरा नाम है गिफन वस्तु। गेहूं की तुलना में ज्वार, शुद्ध की तुलना में वनस्पति जैसी वस्तु हल्के प्रकार की या निम्न कक्षा की वस्तु कही जाती है। इसी प्रकार की वस्तु उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु की तुलना में सस्ती होती है और समाज या माँ का गरीब वर्ग ऐसी चीज वस्तु से अधिक प्रमाण में उपयोग करता हो, जिसे हल्के प्रकार की वस्तु जैसे ज्वार की कीमत घटने पर गरीब वर्ग की वास्तविक आय बढ़ती है। ज्वार की कीमत कम हो जाए तो गरीब व्यक्ति क्या करेगा, वो खरीद सकता है, और जिससे ये गरीब वर्ग की ज्वार की तुलना में गेहूं की खरीदने की करने को प्रेरित होता है। परिणाम स्वरूप ज्वार की कीमत घटी होने के बावजूद ज्वार की मांग बढ़ने की बजाय घटती है। अब लास्ट अपवाद हमारा है ग्राहक की पसंदगी। ग्राहक किसी निश्चित प्रकार की वस्तु के लिए कोई धारणा बना ले तो ग्राहक उसी वस्तु के प्रति रुझान से संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ने के बावजूद मांग में कमी नहीं होती, अथवा वस्तु की कीमत घटने के बावजूद उसकी मांग में बढ़ोतरी नहीं होती है। किसी निश्चित प्रकार की टूथपेस्ट और जूता, जो वस्तु का उपयोग हम पहले से करते हैं, हम वही वस्तु पर हमको भरोसा बैठ गया, वही वस्तु का उपयोग हम करते हैं। बाटा के जूते पहनते हैं तो दूसरे लखानी के जूते पहनने की इच्छा होती नहीं है। कॉलगेट टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं तो हम क्लोजअप या पेप्सोडेंट का उपयोग करते नहीं, क्योंकि हमको जो वस्तु पसंद आ गई है और जो हमको फा गई उसका ही उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमने आपको आज मांग का नियम और उसके अपवाद और उसकी अनुसूची के बारे में चर्चा करी। अब हमारे इसके बाद वाले लेसन में मांग का विस्तार संकुचन हमें पढ़ना है और व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग के बारे में चर्चा करनी है। अच्छे से पढ़ो, ना समझ में आए तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो।